हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय रहा नहीं, तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 जो है इसकी तैयारी किस प्रकार से करने वाली है, यानी सेल्फ स्टडी से। या फिर बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट रहता है कि क्या इसके लिए हमें पेड कोर्स लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अधिकतर लोग जो है वो घबराते हैं किसी भी एग्ज़ाम के आने के बाद जो है वो क्या करते हैं, वो कोर्स के लिए जो है ढूंढना शुरू कर देते हैं कि कहाँ से कौन सा कोर्स लिया जाए, कहाँ पे क्लास ज्वाइन किया जाए ताकि क्वालिफाई कर सके। तो किस तरीके से आपको क्वालिफाई करना है, कि आपको पेड कोर्स लेने की ज़रूरत है या फिर आप सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। किस प्रकार से आप क्वालिफाई करेंगे, किस तरीके से आपको पढ़ना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही एस्टेट के बारे में, आप सभी को पता है एस्टेट का तो रिजल्ट आ गया है, आप सभी लोग जो है उसके बाद आप लोग अप्लाई करोगे बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में। लेकिन एस्टेट के रिजल्ट के साथ क्या हुआ है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें अधिकतर लोगों ने क्या किया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो गलत किया है, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना होते हुए भी या फिर उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तब भी उन्होंने अप्लाई कर दिया है। अब उनके साथ प्रॉब्लम हो रहा है कि अब उन्होंने एस्टेट तो क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन अब आगे क्या किया जाए, जब कॉम्बिनेशन नहीं है तो क्या आगे प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहली बात, आपको सोशल साइंस के लिए, जब आपने एस्टेट के लिए सोशल साइंस में अप्लाई किया था, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको क्लियर नहीं बताया गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आपको क्लियर बोल दिया गया है कि आपका कॉम्बिनेशन कैसे होना चाहिए। तो वैसे ही आपका सोशल साइंस में जो आपका एस्टेट का जो एग्ज़ाम दिया है, उसमें आपके सोशल साइंस में क्लियर बोल दिया गया था कि आपके पास जो है हिस्ट्री होना चाहिए, ज्योग्राफी होना चाहिए, पोल साइंस या इकोनॉमिक्स। इन 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। ये सोशल साइंस के लिए क्लियर कहा गया था कि इन चारों सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपका जो है वो होना चाहिए। अब उन 2 सब्जेक्ट में आपका एक जो रहेगा वो चाहे तो हिस्ट्री होना चाहिए या फिर ज्योग्राफी, यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट का होना ये कंपलसरी है। क्लियर है? इन दोनों में से किसी एक का होना कंपलसरी है, और साथ ही आपका पोल साइंस या इकोनॉमिक्स, इसमें से कोई एक होना चाहिए। लेकिन इतना क्लियर बोलने के बावजूद बहुत सारे लोगों ने जो है गलती किया है, फॉर्म में अप्लाई कर दिया है, क्वालिफाई भी कर लिया है स्टेट, लेकिन अब वो टेंशन में है कि क्या किया जाएगा, आगे किस प्रकार से होगा। तो जब आपको यहाँ पे क्लियर कह दिया गया है तब आप कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको बता दिया गया है ना कि यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपके पास पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या हिस्ट्री, इन सभी में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास हिस्ट्री है और आपने साइकोलॉजी पढ़ा है तो आप इसमें अप्लाई कर लो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ आपको बोल दिया गया होता कि आपके पास अगर इन दोनों के अलावा कोई और भी हो, साइकोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो या पोल साइंस हो, इस तरह अगर बोला होता तब आप अप्लाई करते। ठीक है? तो आपको यहाँ 4 सब्जेक्ट दिया गया था जिसमें क्लियर कहा गया था कि आपके पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी होना चाहिए, यानी आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा हो। कब तक? 3 साल तक आपने पढ़ा हो, आपने पूरा ग्रेजुएशन जो है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ा हो, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से तो आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि आपका सोशल साइंस के लिए क्या था। और दूसरा जो कमेंट्स आ रहा है, हमने ऑनर्स के रूप में नहीं पढ़ा है, सब्सिडरी के रूप में पढ़ा है, तो क्या किया जाए, किस प्रकार से क्या हम एलिजिबल हो जाएंगे, आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपके यहाँ पे क्लियर बोला नहीं गया था कि आपने ऑनर्स के रूप में पढ़ा हो या फिर आपने सब्सिडरी के रूप में पढ़ा हो, ये चीज़ क्लियर नहीं किया गया था। तो इसमें तो डाउट है, इसमें कोई भी टीचर आपको जो है क्लियर नहीं बता सकता है। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। अगर आप लोग को ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग एक बार नोटिफिकेशन को देखिए, उसका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसे अच्छे से पढ़िए। अगर आप उसे अच्छे से पढ़ोगे तो आपको खुद ही क्लियर होने लगेगा कि क्या आपने जो अप्लाई किया है वो सही है या फिर नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग, क्या आपको बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 जो है इसके लिए क्या आपको पेड कोर्स लेने की ज़रूरत है या फिर नहीं। तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप लेना चाहते हो, कहीं पे भी कोई कोर्स लेना चाहते हो, किसी भी टीचर से पढ़ना चाहते हो, आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसके लिए एकदम कंपलसरी है कि आपको लेना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप
आप चाहो तो नहीं भी ले सकते हो, आप चाहो तो ले भी सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेल्फ स्टडी से भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और इसका एग्ज़ाम आपने पहले ही दे दिया है, आपको क्लियर आइडिया हो गया है किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने लेवल का पूछा जाएगा। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो है फिर से कोई कोर्स लो या फिर आप उसके लिए कोई क्लास को ज्वाइन करो। अब बात आती है कि हम पेड कोर्स नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या, हमें सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, खुद से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन किस तरीके से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई हो पाएंगे या फिर नहीं? तो सेल्फ स्टडी से आराम से आप क्वालिफाई हो सकते हो, बस सही तरीके से आपको पढ़ना है। तो देखते हैं किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो सेल्फ स्टडी से आप लोग पढ़ सकते हैं और आराम से इसे क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 9th 10th और 11th 12th, इसमें तो आप सभी लोग एलिजिबल हो ही गए होंगे क्योंकि आपने एडमिट का पेपर दिया है जिसमें आप जो है क्वालिफाई हो चुके होंगे। तो अब आपका जो है किस तरीके से एग्ज़ाम रहेगा, तो टोटल मार्क्स आप सभी को पता है 120 नंबर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। 120 क्वेश्चन रहेंगे जो 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट जो रहेगा वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे, यानी जो विषय आपने सेलेक्ट किया है, जिस विषय के लिए आपने अप्लाई किया है, उससे आपके जो है 80 नंबर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, 80 क्वेश्चन रहेंगे। और दूसरा जो पार्ट रहेगा वो 40 मार्क्स का रहेगा, यानी सामान्य अध्ययन का, उससे आपसे 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। अब इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ये 40 मार्क्स में, तो आपको इसमें मैथ्स भी पूछा जाएगा, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और साथ ही आपका करंट अफेयर, ये सभी का मिश्रण रहेगा आपके 40 नंबर में। लेकिन ये जो आपका 80 नंबर रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। वैसे ही 9th 10th के लिए भी सेम आपका रहेगा, 120 मार्क्स के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 2 पार्ट में बटा होगा। कौन कौन सा, एक रहेगा 80 मार्क्स जो आपके सब्जेक्ट के रहेंगे और दूसरा जो रहेगा वो सामान्य अध्ययन का यानी जीएस का पार्ट जो 40 मार्क्स के जो है पूछे जाएंगे। इसमें भी आपका सेम रहेगा, आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी सब्जेक्ट आपने 9th 10th के लिए अप्लाई किया, जैसे सोशल साइंस के लिए क्या है, या आपने मैथ्स के लिए क्या है, या फिर आपने हिंदी, इंग्लिश, आप जिसके लिए भी अप्लाई किए हो उससे आपके क्वेश्चन 80 नंबर के पूछे जाएंगे। और साथ ही 40 मार्क्स जो रहेगा, 40 नंबर जो रहेगा, उससे आपके मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस या फिर साइंस और करेंट अफेयर, इन सभी का मिश्रण रहेगा, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब आपको पता हो गया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब करना क्या है, क्योंकि पढ़ाई तो आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो, आपको खुद से करना है, तो अब आपको किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका जो ध्यान होना चाहिए वो आपके सब्जेक्ट पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपसे 80 नंबर के सिर्फ आपसे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी आपका जो सब्जेक्ट है उस पर आपका कमांड पूरे अच्छे तरीके से होना चाहिए। अब सब्जेक्ट की पकड़ हमको बढ़ानी है, सब्जेक्ट में अच्छा करना है, क्योंकि यहाँ 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्या करना होगा, तो हमें NCERT की जो बुक है इसे पढ़ जाना है। किसी भी सब्जेक्ट की आपको NCERT की, चाहे वो 11th 12th हो या फिर आपका 9th 10th हो, ठीक है, आपको NCERT की बुक को पूरी पढ़ जाना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। एक एक लाइन को आपको ठीक तरीके से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। जितना भी घुमा के क्वेश्चन बनाए आपका वो NCERT पे ही आधारित होता है, यानी आपको NCERT को पूरी अच्छी तरीके से जो है पढ़ जाना है। यानी आपको आपके सब्जेक्ट का जो NCERT है उसको पूरे अच्छे से जितना आप पढ़ सकते हो उसको रिवीजन भी करना है। आपको एग्जाम से पहले इन सभी चीज़ों को जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज भी करना है। तो ध्यान रखिएगा, अपनी स्पीड थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है आपको, और जितना जल्दी हो सके, एक एक समय आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि आपको पढ़ना भी है, साथ में आपको रिवीजन भी करना है। NCERT को अच्छी तरीके से पढ़ जाना है आपको, आपके सब्जेक्ट के लिए, जो भी सब्जेक्ट है आपका। उसके बाद आपको किस पे ध्यान देना है, उसके बाद आपको जो है आपके GS सामान्य अध्ययन का जो पोर्शन है उस पर ध्यान देना है। अब सामान्य अध्ययन के पोर्शन में क्या करेंगे, जो आपका कमज़ोर सब्जेक्ट होगा, ठीक है, बहुत सारे लोगों का क्या है, मैथ, ये अधिकतर लोगों के साथ प्रॉब्लम है, मैथ कमज़ोर है। इस पे पहले ध्यान मत दो, क्योंकि जो कमज़ोर है उस पर टाइम अभी वेस्ट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पर पहले फोकस करो। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि आपने पहले भी एग्ज़ाम दे दिया है, तो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, उन सभी को आप लोग को क्या करना है, पढ़ते जाना है NCERT की बुक से। अगर आपको अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना है तो आपको NCERT की बुक को ही फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ तक समझ आ गया। और साथ ही आप सभी को पता है लैंग्वेज का जो पेपर होता है 100 मार्क्स के रहते हैं, जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश जो है पूछा जाता है। क्लियर है? जिसमें आपको 30 मार्क्स ही बस लाना है।
आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो आपको सब्जेक्ट पे देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका 80 मार्क्स जो है आप आराम से सब्जेक्ट से ला सकते हो, और उस सब्जेक्ट पर आपने पढ़ा है तभी तो आप उससे अप्लाई किए हो। अगर आपने सोशल साइंस पढ़ा है या आपने साइकोलॉजी, मान लीजिए अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ा है, 11th-12th में आप साइकोलॉजी अपने सब्जेक्ट में लिए थे, तो आपने साइकोलॉजी पढ़ा होगा तभी आप लिए हो, तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, आपकी उसमें पकड़ बहुत अच्छी होगी और उसको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो आप आराम से सेल्फ स्टडी से जो है इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने सेल्फ स्टडी से ही क्वालिफाई किया है, और आपको उससे भी ज़्यादा कहीं से हेल्प लेने की ज़रूरत है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। कोई भी क्लास, कोई भी टॉपिक जो है आपको आराम से यूट्यूब पे तो मिल जाएगी, आप उसकी कुछ वीडियो देखते चलो, और साथ ही अपने एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी को आपको पढ़ते जाना है। आई होप आप लोग की सारी डाउट्स जो है वो क्लियर हो गई होगी, किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस पे ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट्स अगर होगी आप लोग की तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कोशिश रहेगी आप लोग के डाउट्स को क्लियर किया जाए। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।